Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the relation between current density, conductivity and electric field, and some other definitions like mobility. Okay, and some part of your syllabus have reduced in the previous year as well as this year, like temperature dependence of resistance and resistivity, color coding of resistance, and series and parallel combination of resistances. So these topics are not taught this year. If the board does not reduce this syllabus, then I will teach you later. Okay, and now we shall start the topic cell. आपके सिलेबस से कुछ चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं, जैसे कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस है और कलर कोडिंग है. तो उनको जो है अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपके बुक में होगा, परेशान मत होइएगा. पर यदि बोर्ड उसको रिड्यूस नहीं करता है तो वो आपको पढ़ा दिया जाएगा. ठीक है ना, क्लियर है? तो आगे उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं सेल. सेल जानते ही हैं क्या होता है, बैटरी बोलते हैं इसको हम. इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. अब बात आती है कि सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, वो आप केमिस्ट्री का पोर्शन है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि सेल का फंक्शनिंग कैसे होता है, कैसे ये वर्क करता है, किस तरह से ये बनाया जाता है, क्या इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स डाले जाते हैं, कैसा केमिकल रिएक्शन अंदर परफॉर्म होता है. ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है. हमें इसके फिजिकल पार्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना है. जैसे सेल है तो उसका ईएमएफ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा. तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लोगे सेल का. सेल इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब दूसरा टर्म इसमें है हमारा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या है, जैसे सेल जो है होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, जैसे ही हम उसको किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का मोशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. उन इलेक्ट्रोलाइट्स में भी कोलिजन हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ स्मॉल सा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है सेल के अंदर, और उसी को कहते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. तो यहाँ पर हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को डिफाइन करेंगे. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज डिफाइंड इज अराइज ड्यू टू द रिकम्बिनेशन और कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनसाइड द सेल. सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके कोलिजन या कॉम्बिनेशन की वजह से करंट के पाथ में जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसको कहते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस. यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम जनरल रेजिस्टेंस कहेंगे, और सेल के अंदर इनसाइड द सेल जो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा उसको हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस. इसको स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना, इसका भी यूनिट ओम ही होगा. ठीक है, सारी फीचर्स वैसे ही होते हैं, बस ये सेल के अंदर पाया जाता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में पाया जाता है. ओके, अब बात आती है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो पहला तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर क्या है. दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कितना हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो डिप किया गया है, कितना डुबोया गया है. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कितने डुबोए गए हैं, पूरी तरह से या पार्शियली या थोड़ा सा, इसी पर ये डिपेंड करता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस. उस पर भी डिपेंड करता है. इलेक्ट्रोड्स के एरिया पर, जो प्लेट एरिया होता है, प्लेट्स होते हैं, उनके एरिया पर डिपेंड करता है. उनके बीच सेपरेशन क्या है, सेपरेशन पर भी डिपेंड करता है. टेम्परेचर क्या है हमारे सेल का, सेल हीट होगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा ऑफर करना शुरू कर देता है. तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस. तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिन पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. ठीक है ना. इसके बाद जो हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं
उसके बाद रिलेशन पढ़ेंगे। हालांकि उस चीज़ को हम जानते हैं, ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, पर यहाँ हमें इसकी ज़रूरत है तो थोड़ा सा इसको हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V, और ईएमएफ को E से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है ना। तो अब देखो क्या यहाँ पर होता है। ईएमएफ जो सेल का होता है, आपको मैंने बताया था, जब सेल जो है यूज ना किया जा रहा हो, सेल को हम यूज ना करें, तो उनके टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को ईएमएफ कहते हैं। और जब सेल को यूज कर रहे होते हैं तो सर्किट में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको कहते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच, ठीक है, इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दूसरे वर्ड में हमने ईएमएफ को आपको बताया था कि ईएमएफ इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट इन द सर्किट टू द कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल पूरा करने में किसी चार्ज को एक जगह से उसी जगह तक पुनः ले आने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को कहते हैं हम ईएमएफ ऑफ द सेल। अब हमें क्या करना है, अगला टॉपिक जो इसमें पढ़ना है वो है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस and terminal potential difference, ठीक है। इसके लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट छोटा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ E है और यहीं मैं छोटा सा एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ये हमारा सेल है जिसका ईएमएफ E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अब जो है यहाँ से इस सेल से जुड़ा हुआ है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल R, और इधर से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई की लगा दीजिए, ठीक है, की है। अब क्या है, यहाँ पर दो पॉइंट्स हम चूज करते हैं। इस पूरे सेल को हम बंद कर, ये पूरा सेल है, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। इस पॉइंट का नाम B रख लेते हैं और इस पॉइंट का नाम A रख लेते हैं। A B हमारे पॉइंट्स हैं। तो अभी देखो A to B यहाँ पर है। A और B के बीच जो ऊपर से पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इस पॉइंट A और इधर से होते हुए B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। जबकि ये जिस सेल के आगे लिखा हुआ है ये है ईएमएफ, ठीक है। ध्यान से देखा जाए तो ईएमएफ का डेफिनेशन जो होता है, यहाँ से डेरिवेशन शुरू करता हूँ। ये तो हेडिंग है। अब डेरिवेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द definition of EMF का डेफिनेशन क्या है, ये कहता है कि किसी चार्ज को एक जगह से उठा करके और पूरे साइकिल तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं EMF। तो EMF इज इक्वल्स टू हो जाएगा, EMF इज इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन in bringing charge from point A to B प्लस A से चार्ज चला, इधर से घूमते हुए B तक पहुंचा। अभी पूरा साइकिल नहीं कंप्लीट हुआ, B से A तक भी ले आना है, तो प्लस करेंगे वर्क डन टू मूव B to A, ठीक है।
ए से बी तक ले जाने में वर्क डन और बी से फिर ए तक, तो पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए ईएमएफ ई है, ठीक है। ये वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज लिखना है मुझे, यूनिट चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, चार्ज से पहले आप यूनिट लगा देना, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको पता है V इज इक्वल्स टू होता है W/Q, तो Q की वैल्यू अगर 1 हो गया तो जो W है वो किसके इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल हो जाएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं A से V तक ले जाने में जो पोटेंशियल है वो V है, तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा W/1, यानी W की जगह हम V लिख सकते हैं। और B से A तक ले आने में जो वर्क डन है उसको मैं V डैश लिख ले रहा हूँ, और वर्क डन पोटेंशियल के इक्वल हो गया। रीज़न है कि चार्ज हमारा यूनिट है। अब देखिए यहाँ से V इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं I इंटू आर। आई इंटू आर क्यों, सपोज कर लिया हमने सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है, तो A से B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो I इंटू आर होता है। V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। तो A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो R है और इसमें करंट I है। अब ये करंट चलते हुए आएगा, B और A के बीच रेजिस्टेंस है स्मॉल r और करंट तो वही रहेगा। रीज़न ये है कि कोई और पाथ है नहीं, ऐसे ही साइक्लिक करंट रोटेट करेगा। तो V डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा I, करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ये हो गया हमारा E इज इक्वल्स टू, ओके। अब यहाँ से हम जो है यहाँ पर कर लेते हैं, इनमें से हमें क्या करना है, एक काम करते हैं आई आर को V ही रहने देते हैं, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यही है, इसी को हमें पता करना है। तो आई आर को हम इधर भेज देते हैं, हमारे पास मिल जाएगा V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। ये हमारा रिलेशन हो गया। देख लीजिए एक बार फिर से, V को यहीं रहने दिया, आई आर को हमने इधर कर दिया, माइनस आई आर हो गया, E माइनस आई आर हो जाएगा V इज इक्वल्स टू। तो ये हमारा हो गया E माइनस आई आर। ये हमारा एक रिलेशन हो गया जिसको हमने लिखा था रिलेशन बिटवीन EMF हमारा ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा V। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। हाँ, एक और इसमें स्पेशल चीज़ जाना है, ये तो सेल जब हम यूज करते हैं तब ये होता है, सेल को जब हम यूज करेंगे तो ये रिलेशन होगा। अब लिखेंगे ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल के दौरान क्या होगा, V इज इक्वल्स टू हो जाएगा E प्लस आई आर हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जब सेल चार्ज होगा तो ये रिलेशन फॉलो होता है। अब चार्ज ड्रेन हो, सेल जब ड्रेन होगा, ड्रेन मतलब यूज होगा, तो आपका E माइनस आई आर होता है, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा बहुत ही बेहतरीन रिलेशन है आपका और इम्पोर्टेंट भी है। फार्मूला इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, अभी इस पर बात करेंगे हम। हमारा जो रिलेशन मिला था V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, यहाँ से आई आर को इधर ले आए तो हो जाएगा आई आर इक्वल्स टू E यही है, V इधर आएगा तो E माइनस V हो जाएगा आपका, ठीक है। आई आर को हम इधर ले आते हैं और V को इधर ले आते हैं, तो ये मिल गया हमें। यहाँ से अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस R पता करना चाहें तो E माइनस V अपान आई हो जाएगा, ठीक है ना। आई को हमने यहाँ पर भेज दिया। अब जो है यहाँ से देखा जाए E माइनस V अपान आई की वैल्यू क्या होगा, V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू आर, V इज इक्वल्स टू होता है आई आर, तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V अपान आर, V अपान आर, ठीक है। I की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा E माइनस V अपान V इंटू आर। R जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू एक फार्मूला मिल गया E माइनस V अपान V इंटू आर, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं और करके, स्मॉल r इज इक्वल्स टू E अपान V माइनस 1 इंटू आर।
E/V -1 इंटू आर, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आर का वैल्यू। ये भी है आर का वैल्यू, ये भी है, और ये तो यही लिखा हुआ है। तो स्मॉल आर के लिए फार्मूला आपको जो है ये मिल गया हमारे पास, E-V/V इंटू आर, जहाँ पर आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, V टर्मिनल पोटेंशियल है, और E EMF है। EMF टर्मिनल पोटेंशियल और इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता हो तो हम आसानी से जो है पता कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमें कुछ ग्राफ्स देखने हैं। इसको रहने देते हैं। E वर्सेस R हमारा ग्राफ है, E वर्सेस R ग्राफ प्लॉट करना है, कैपिटल R। तो y एक्सिस, x एक्सिस पर R ले लेते हैं और यहाँ EMF ले लेते हैं। अगर आप R को कुछ भी करिए तो EMF पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि R E पर डिपेंड नहीं कर रहा है। R जो है क्या है, जितना फिक्स्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाओगे उतना ही रहेगा। इसलिए आप R की वैल्यू चाहे कितना भी घटा बढ़ा लीजिए, EMF पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही साइड में डिपेंड ही नहीं करेंगे। क्लियर है इतनी बात। दूसरा हमारे पास ग्राफ है V वर्सेस R। V मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और नीचे जो है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो आपने देखा था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर, और I डिपेंड कर रहा है आपका EMF पर, इसलिए V और R जो है एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। R की वैल्यू जब 0 होगी तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम R का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो V का वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक जगह जाकर सैचुरेट हो जाएगा। और ये कब होगा, जब V जो है E के बराबर हो जाएगा, यानी करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये EMF के बराबर हो जाएगा, यानी जब टर्मिनल पोटेंशियल V और EMF E दोनों इक्वल हो जाएंगे तब जो है हमारा ये R बढ़ाने पर भी V पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों ग्राफ जो है वो हमें जानने चाहिए, ठीक है ना। V और I का ग्राफ आप जानते ही हैं, ओम्स लॉ से स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो उसको तो आप जानते ही हैं, V और I के बीच में ग्राफ। बस दो ग्राफ ध्यान रखिएगा, ये है V यानी कि पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस R ग्राफ, और ये है EMF वर्सेस रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये दोनों ग्राफ ध्यान में रखेंगे, कैसे ये प्लॉट किया गया है ये ध्यान में रखेंगे, डिपेंड कैसे करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड इतना ही हमारे सिलेबस में है, और इन पर बेस्ड जो है एक न्यूमेरिकल पेपर में ज़रूर आता रहता है, और ख़ास करके जब सीरीज़ पैरेलल अगर हटा दिया है तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो इसको जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, आसान है, और इन पर न्यूमेरिकल भी करने आसान है। अगले वीडियो में, अगले क्लास में मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल करा दूंगा, जिससे आपका जो है डाउट सारा क्लियर हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।